हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन गुरुशिला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का लेक्चर हम लोग थॉर्नडाइक को लेकर शुरू करने वाले हैं। थॉर्नडाइक एक ऐसा नाम जो टीचिंग एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ये बताने की मुझे आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये लेक्चर बेसिकली हम लोग दो पार्ट में ख़त्म करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम लोग थॉर्नडाइक के सिद्धांत को समझेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में थॉर्नडाइक का प्रयोग को देखेंगे भी और समझेंगे भी। एनिमेशन और वीडियो के द्वारा आप लोग प्रयोग को यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद उससे संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी बातें हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे और इस तरह से हम लोग थॉर्नडाइक को अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि थॉर्नडाइक को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि हो सकता है किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए अथवा ना आए, लेकिन थॉर्नडाइक से एक क्वेश्चन आना पक्का तय है। 101% एक क्वेश्चन आता ही आता है हर एक टीचिंग एग्जाम में। तो इसलिए दो लेक्चर पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हमें 1 नंबर या 2 नंबर इससे इतने आसानी से मिल जाते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो थॉर्नडाइक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जहाँ इन्हें हम लोग क्या E.L. थॉर्नडाइक भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, पहली चीज तो यह व्यवहारवादी है। क्या व्यवहारवादी है। उसके बाद ये प्रकारवादी है। ठीक है, प्रकारवादी है। ये सारी चीजें हम लोगों को अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद अभी थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले मनोवैज्ञानिक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कहाँ के हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। कहाँ के हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इसके साथ साथ हम लोग ध्यान रखेंगे क्या, यह प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि सबसे पहले पशुओं के ऊपर प्रयोग इन्होंने ही किया था, तो इस वजह से इनको प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इसके साथ साथ इनको क्या माना जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। अब देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होती है, क्योंकि हमारा जो अगर आप 500 सालों का इतिहास मनोविज्ञान का भी देखेंगे तो शिक्षा से संबंधित विचार तो पहले से ही चले आ रहे हैं। या आप हिंदू धर्म से संबंधित या किसी भी धर्म से संबंधित, अथवा सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म माना जाता है अगर अपने यहाँ, तो उसके जो पुराने ग्रंथ हैं उनको भी देखेंगे तो शिक्षा से संबंधित विचार तो वहाँ भी दिए गए हैं। फिर यहाँ 20वीं शताब्दी में थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्यों माना गया है, क्योंकि सिर्फ विचार देने से काम नहीं चलता है, विचार के साथ साथ उस विचार को दैनिक या व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके भी दिखाना पड़ता है। यह काम सबसे पहले थॉर्नडाइक महोदय ने किया, इस वजह से इन्हें सर्वप्रथम या प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण अगर आपसे पूछा जाए कि थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्यों माना जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि सर्वप्रथम सीखने के सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत किसने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए। इसी वजह से इन्हें क्या किया जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इतना तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब इसके बाद आते हैं कि जब इन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए तो सीखने के सिद्धांत कितने दिए। सबसे जरूरी बात यह है कि सीखने के सिद्धांत कितने दिए, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि 2 सिद्धांत दिए। कौन कौन से 2 सिद्धांत हैं वो, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, बहुत ही आसान है। एक तो है हमारा प्रथम सिद्धांत और
उसके बाद ये द्वितीय सिद्धांत है। पहला और दूसरा बहुत ही आसान है, कुछ इसमें मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रथम सिद्धांत में हम लोग क्या याद रखेंगे। तो प्रथम सिद्धांत में हम लोग याद रखेंगे कि प्रथम सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत जो इन्होंने दिया है वह दिया है अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत दिया है अभ्यास के बाद प्रभाव का नियम दिया है इन्होंने। किसका? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इसी प्रकार से द्वितीय नियम के अंतर्गत क्या दिया गया है, तो द्वितीय नियम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बहुक्रिया का नियम दिया गया है। बहुक्रिया के बाद आंशिक क्रिया का नियम दिया गया है। आंशिक क्रिया, आंशिक क्रिया के नियम के साथ साथ मनोवृत्ति का नियम दिया गया है। आंशिक क्रिया, बहुक्रिया, मनोवृत्ति और क्या है, सादृश्यता का नियम दिया गया है। सादृश्यता का नियम दिया गया है। और क्या दिया गया है, साहचर्यात्मकता का नियम। साहचर्यात्मकता का नियम। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने ये नियम के बारे में सुना कि सीखने के सिद्धांत कितने दिए गए हैं। तो सीखने के 2 सिद्धांत दिए गए हैं, प्रथम सिद्धांत और द्वितीय सिद्धांत या प्रथम नियम अथवा द्वितीय नियम। प्रथम नियम के अंतर्गत दिया गया है अभ्यास का प्रभाव का अथवा तत्परता का नियम। ठीक है, उसके बाद जो द्वितीय नियम के अंतर्गत दिया गया है तो बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, मनोवृत्ति, सादृश्यता अथवा साहचर्यात्मकता का नियम। ठीक है, देखो अब सबसे पहले प्रथम नियम या मुख्य नियम को हम लोग देखते हैं। इसको मुख्य नियम भी कहा जाता है। मुख्य नियम, प्राथमिक अथवा प्रथम नियम। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला नियम हमारा क्या आता है, पहला नियम क्या आता है, प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम लिया हुआ है हमने, तो ठीक है अभ्यास के नियम से शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, तो अभ्यास का नियम क्या है, जब भी प्राणी क्या करता है, बार बार अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है, तो प्राणी और उद्दीपक के मध्य एक बंधन बनता है जिसे हम लोग अनुबंधन कहते हैं। ठीक है, इतना जाने। फिर उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बताया था इन्होंने अभ्यास के नियम के अंतर्गत, कि अनुक्रिया करके प्राणी उद्दीपक को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। यह प्राणी ने क्या की, अनुक्रिया की। किसके प्रति की, उद्दीपक के प्रति की। और जब प्राणी उद्दीपक के प्रति बार बार क्रिया करता है और उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है, इन दोनों के मध्य अनुबंधन बनता है। ठीक है, इसी अनुबंधन को क्या कहा जाता है, इसी बंधन को क्या कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। लेकिन इस पे ध्यान रखने के लिए हमारे लिए क्या है कि यदि यह क्रिया क्या है, बार बार की जाए, यदि क्रिया की पुनरावृत्ति हो, क्या हो, पुनरावृत्ति हो, तब क्या होता है, तब क्या होता है, अनुबंधन मजबूत होता है। ठीक है, और जब यही क्रिया यदि क्रिया की पुनरावृत्ति ना हो तो यही अनुबंधन कैसा हो जाता है, कमजोर होता है ना। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि अभ्यास की पुनरावृत्ति है तो क्या है, अनुबंधन मजबूत है, और अभ्यास की पुनरावृत्ति नहीं है तो अनुबंधन कमजोर हो जाता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब प्राणी अनुक्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है तो दोनों के मध्य अनुबंधन बन जाता है। जैसे हम लोगों ने कोई क्रिया की, क्रिया करने के बाद क्या है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए, तो ऐसे में क्या होगा, वह क्रिया हम लोग सीख जाते हैं, है ना। दैनिक जीवन में हम लोग हजारों क्रियाएं करते हैं,
क्या सारी चीज़ें हमें याद रहती हैं? नहीं रहती हैं। कौन सी चीज़ें याद रहती हैं? जो हमारे काम की होती हैं। जैसे कि हम लोग किसी रास्ते पर चलते हैं, वहाँ पे सैकड़ों 50 लोग हमें दिखते हैं, 50 प्रकार की दुकानें 50 प्रकार की सामग्रियाँ मिलती हैं, बहुत सारे दृश्य देखने को मिलते हैं। क्या सारे याद रहते हैं हमें? नहीं रहते हैं। हमें सिर्फ वही याद रहता है जिसको प्राप्त करने के लिए हम लोग घर से बाहर निकले थे, है ना। लेकिन क्या है, जब वो हमें प्राप्त हो जाता है तो हमें याद रहता है। किसी रास्ते से हम लोग निकल जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है ना। अगर यदि वहाँ हमारा कोई लक्ष्य नहीं है या जिस चीज़ को ढूंढने के लिए हम लोग निकले हैं, यदि वो हमें नहीं दिखता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, और यदि वो हमें दिखता है तो हमें सिर्फ वही याद रह जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है, अनुबंधन होता है। लेकिन क्या होता है, जब आप उसको सिर्फ एक बार करके छोड़ देते हैं, है ना, तो हो सकता है समय के पश्चात आप उसको भूल जाएं। लेकिन क्या है, उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, एक से अधिक बार आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें या उस उद्दीपक को प्राप्त कर लें, तो क्या एक बंधन बन जाता है, तो अनुबंधन मजबूत हो जाता है। यानी आप उसको अच्छे से सीख जाते हैं, भूलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब इसको हम लोग अपने नजरिए से देखेंगे। एक टॉपिक को आपने पढ़ा, अब आप उसका 6 महीने तक रिवाइज ना करें तो क्या होगा, आप 101% भूल जाएंगे उसको। लेकिन यदि आप उसको आपने एक से अधिक बार रिवाइजन कर लिया है तो आपके भूलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका अनुबंधन मजबूत हो जाता है। तो क्या है, ये अभ्यास का नियम है कि बार बार अभ्यास करने से अनुबंधन मजबूत होता है। लेकिन यह सब पाया गया है कि हमेशा जरूरी नहीं कि अभ्यास की पुनरावृत्ति से ही अनुबंधन मजबूत हो या अभ्यास की कमी से ही अनुबंधन कमजोर हो। इसीलिए थॉर्नडाइक महोदय ने कब 1930 में 1930 में 2 नियम और दिए। एक तो नियम था प्रयोग का नियम, और जिसमें से दूसरा था अनुप्रयोग का नियम। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसके बारे में कोई ज़्यादा व्याख्या भी नहीं है। आप लोग केवल और केवल यहाँ तक याद रखेंगे कि अभ्यास के नियम में यदि अभ्यास या क्रिया की पुनरावृत्ति होती है तो अनुबंधन मजबूत होता है, और यदि क्रिया की या अभ्यास की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो अनुबंधन कमजोर हो जाता है। यह था हमारा अभ्यास का नियम। अब देखो अभ्यास का नियम, अब दूसरा नियम आता है हमारा प्रभाव का, परिणाम का, संतोष अथवा असंतोष का नियम। ठीक है, संतोष किसी का नाम नहीं है, संतोष का नियम नहीं है, ये थॉर्नडाइक का नियम है सेटिस्फैक्शन का। कौन सा है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम इसको बोलते हैं। अथवा आपसे पूछा जा सकता है कि संतोष या असंतोष का नियम बताइए, तो आप लोग को घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्या, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको बता देना है कि जो प्रभाव का नियम है भाई संतोष या असंतोष का नियम है, और इसी को हम लोग परिणाम का नियम भी बोलते हैं कभी कभी, क्योंकि ये परिणाम पर आधारित होता है, तो हम लोग इसको परिणाम का नियम भी बोलते हैं। आप लोग नाम को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कंफ्यूजन सबसे ज्यादा यहीं से उत्पन्न की जाती है कि जब भी हम लोग अनुक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, जब भी हम लोग अनुक्रिया करते हैं, तो ये तो आपको अच्छे से ज्ञात है कि अनुक्रिया सदैव उद्दीपक के प्रति की जाती है। किसके प्रति, उद्दीपक के प्रति। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, अनुक्रिया करते समय यदि हमें संतोष प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, संतोष प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, संतोष। तो संतोष प्राप्त होता है तो अनुबंधन कैसा होता है, मजबूत होता है। अनुबंधन मजबूत हो जाता है। लेकिन इसी जगह यदि हमें असंतोष प्राप्त होता है, यदि इसी जगह हमें असंतोष प्राप्त होता है तो अनुबंधन कमजोर होता है। ठीक है, अनुबंधन कमजोर होता है। इंपॉर्टेंट है ये, इसमें आप लोग ध्यान रखने के लिए कि अभी जैसे हम लोगों ने अनुक्रिया की, कोई भी क्रिया की, अथवा आपने पढ़ाई की, ठीक है, आप कोई बुक लेके आए मार्केट से, आपने उसको कंप्लीट कर ली, आप एग्जाम देने गए, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसता है,
तो क्या करेंगे आप लोग? अगले परीक्षा के लिए क्या उस बुक से या उस प्रकाशन की बुक से तैयारी करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको क्या है, मन चाहा परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, इस वजह से क्या है, आपका अनुबंधन कमजोर हो गया, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनचाहा। अब क्या है कि यदि उसी बुक से क्या है आपका पूरा एग्जाम निकल जाता है अच्छे से, तो आप लोग क्या है अपने छोटे भाई बहनों को भी वही बुक सजेस्ट करेंगे, सबको वही बुक बताएंगे कि इस बुक को पढ़ के मेरे अच्छे नंबर आए, आप भी इसको लीजिए। तो क्या है, ये सब चीजें किस पे संबंधित हैं? ये सारी चीजें हमारे संतोष असंतोष से संबंधित है, हमारे परिणाम से संबंधित है कि परिणाम कैसा होना चाहिए, परिणाम कैसा होना चाहिए। मन चाहा होगा तो अनुबंधन मजबूत होगा, और अनचाहा होगा या असंतोष प्राप्त होगा तो हमारा अनुबंधन कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान देने वाली है कि यदि हमें प्राणी से मनचाहा या संतोष जनक परिणाम प्राप्त करवाना है या बालक को अधिगम करवाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुबंधन मजबूत करने के लिए हम उसको सकारात्मक पुनर्बलन दे सकते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन कैसे? सकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत हम लोग क्या दे सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं बालक की, पुरस्कार दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे मनचाहा परिणाम हमें प्राप्त करवा सकती हैं। लेकिन अनचाहा या असंतोष जो हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है नकारात्मक पुनर्बलन से। नकारात्मक पुनर्बलन से तात्पर्य भय, दंड, है ना, घृणा, डर, इस टाइप की चीजें। जैसे कोई बालक क्रिया करता है, अब बालक को पता है कि मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्रशंसा मिलेगी, है ना, एप्रिसिएशन मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तो परिणाम कैसा आएगा, मनचाहा आएगा। लेकिन यदि वही बालक को पता है कि मुझे दंड मिल सकता है, भय मिल सकता है, घृणा मिल सकती, या वो किसी काम को कर रहा है, वह काम वो किसी के डर से कर रहा है, तो वो सीखेगा नहीं कभी भी। वो जो काम डर कर किया जाता है या नफरत के भाव से किया जाता है, घृणा के भाव से किया जाता है, या दंड मिलने के भय से किया जाता है, हमेशा अनचाहा परिणाम मिलता है, वह बालक कभी नहीं सीख सकता है। आपने देखा होगा कि एक कक्षा में जब बालक कोई छोटी क्लास में, अपने स्कूलिंग के टाइम पे देखा होगा कि जब कोई एक क्लास में आप लोग देखेंगे कि एक ही विद्यार्थी या स्टूडेंट जो फर्स्ट रैंक पर आता है, अगली क्लास में भी वही आता है और उसके बाद भी वही लगभग उसकी पोजीशन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यही उसके प्रभाव का नियम उसके आगे वर्क करता है कि बालक को पता है कि हमें तारीफें मिलेंगी, मुझे पुरस्कार मिलेगा, इस वजह से वो सदैव उसी स्थान को प्राप्त करता है। और एक बालक जो भले ही पढ़ने में तेज हो, लेकिन लोगों की घृणा के वजह से, लोगों के डर के वजह से वो कक्षा में पिछड़ा रहता है, तो अगली क्लास में भी पिछड़ा रहता है। तो जरूरत है ऐसे बालकों को समाज की या शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का। तो इसी के लिए हम लोग ये अधिगम को, विषय वस्तु को इतने गहन अध्ययन में ला रहे हैं। अथवा प्रथम नियम के अंतर्गत अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, तत्परता प्रेरणा मानसिक तैयारी का नियम। तो ये क्या कहता है? तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि जब भी कोई प्राणी क्या करता है, सबसे पहले अनुक्रिया करता है। प्राणी क्या करेगा? प्राणी क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। किसके प्रति करता है? उद्दीपक के प्रति करता है। किसके प्रति? उद्दीपक के प्रति। जब कोई प्राणी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है ना, तो और क्या करता है? उद्दीपक को प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि प्राणी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते समय शारीरिक अथवा मानसिक रूप से तैयार होता है, क्या होता है? प्राणी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते समय शारीरिक अथवा मानसिक रूप से तैयार हो,
तब क्या होता है? जब प्राणी शारीरिक अथवा मानसिक रूप से तैयार होता है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते समय, तब अधिगम स्थायी होता है। अधिगम कैसा होता है? स्थायी होता है। ऐसे में क्या होता है? अधिगम स्थायी होता है। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है, ये मानसिक तैयारी का नियम है। मानसिक रूप से हम जितने इससे मजबूत होते हैं, जितने दृढ़ होते हैं, वह क्या हमारे अधिगम को स्थायी करने में सहायक होता है। जैसे आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि जब या अपने बचपन में या गांव में बहुत सारी कहावतें आपने सुनी होगी। उनमें से एक कहावत आपने सुनी होगी कि 10 व्यक्ति मिलकर के एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, परंतु 100 व्यक्ति मिलकर भी उस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते जब तक कि वह घोड़ा स्वयं से पानी पीने के लिए तैयार ना हो जाए। इसी प्रकार से आप किसी सोते हुए व्यक्ति को तो जगा सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा हो उसको आप कभी नहीं जगा सकते हैं, क्योंकि वह मानसिक रूप से जगने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से जब कोई विद्यार्थी यह सोच लेता है कि मैं यह करके दिखाऊंगा, मैं इस परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होकर के दिखाऊंगा, अच्छी रैंक ला करके दिखाऊंगा, तो वो कर लेता है, वो कर जाता है। लेकिन यदि वही बालक पहले से ही सोच ले कि नहीं, मैं ये परीक्षा को पास नहीं कर सकता, ये परीक्षा ज्यादा कठिन है, अथवा मैं इतना नहीं पढ़ सकता, तो वह उतना पढ़ भी नहीं पाता है, वो उतना कर भी नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है। तो किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मानसिक रूप से तैयार होंगे तभी हम उस काम को कर पाएंगे। मंजिल चाहे जितनी भी कठिन ही क्यों ना हो, चाहे जितनी मुश्किल ही क्यों ना हो, लेकिन यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आपका विल पावर मजबूत है ना, आप अंदर से दृढ़ हैं, आप मानसिक रूप से तैयार हैं, तो आप उस मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। आपके लिए पहाड़ खोदना भी एक आसान काम बन जाता है। लोग मानसिक रूप से तैयार होते हैं, उसी के बलबूते पर पैर दोनों कटे होने के बावजूद भी एवरेस्ट को फतेह कर जाते हैं, है ना। तो आप मानसिक रूप से तैयार हैं तो क्या कर सकते हैं? आप उद्दीपक को प्राप्त कर सकते हैं या अधिगम को स्थायी बना सकते हैं। तो ये हमारा मानसिक तैयारी का या तत्परता का नियम कहलाता है हमारा। उसके बाद द्वितीय गौड़ नियम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो द्वितीय या गौड़ नियम के अंतर्गत क्या आता है। गौड़ अथवा द्वितीयक नियम। तो गौड़ अथवा द्वितीय नियम के अंतर्गत हम लोगों ने देखे थे कि 5 यहाँ पे सिद्धांत बताए गए हैं, है ना। 5 सिद्धांत है और बहुत ही आसान है। 1 मिनट के अंदर हम लोग ये 5 सिद्धांत को समझ लेंगे। बहुक्रिया का नियम, ठीक है, बहुक्रिया का नियम। तो बहुक्रिया का नियम क्या होता है? बहुक्रिया का नियम नाम से स्पष्ट है, बहुत सी क्रियाओं का नियम। बहुत सी क्रियाएं, ठीक है। जब हम कोई काम को करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, या एक ही काम को हम बार बार करते हैं, तो क्या करते हैं? हम उस कार्य को करना सीख जाते हैं। वही हमारा बहुक्रिया का नियम कहलाता है। बहुक्रिया के नियम के बाद दूसरा नियम आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है हमारा? आंशिक क्रिया का नियम कहता है छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेना, छोटे छोटे टुकड़ों में क्रिया को करना। जब कोई काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है तो हम लोग क्या उसको एक साथ करते हैं? नहीं करते हैं, हम लोग उसको टुकड़ों में कर लेते हैं, है ना। तो वो करना आसान हो जाता है। मान लीजिए हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, हमसे बोला जाए अगर हमको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम इतने सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ लेते हैं? हम उनको टुकड़ों में पढ़ते हैं। हमारा सिलेबस इसी प्रकार से बनाया जाता है कि एक सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए हमें साइंस पढ़नी है। अब साइंस के बाद क्या हम एक साथ पूरी साइंस को पढ़ सकते हैं? हमारे लिए संभव ही नहीं है कि इतनी विशाल साइंस को हम लोग एक साथ पढ़ सकें। तो हम लोगों के लिए क्या बनाए गए हैं? उसी के टुकड़े करके, उसी को आंशिक क्रियाओं में पढ़ा करके, जैसे साइंस को हम लोगों ने जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इस प्रकार से खंडों में तोड़ लिया। उसके बाद उनमें कई सारे चैप्टर बना दिए, उनके अंतर भी बहुत सारे टॉपिक बना दिए, ताकि छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके हम एक बड़ा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से दुनिया का कोई भी काम हो, ज़्यादा मुश्किल होता है तो हम लोग उसको आंशिक क्रियाओं में कर ले जाते हैं।
आंशिक क्रिया का नियम हो गया और बहुक्रिया का नियम हो गया। उसके बाद अगला आता है हमारा मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति का नियम, मनोवृत्ति के नियम से तात्पर्य है दृष्टिकोण का नियम। यानी किसी काम को लेकर हमारा दृष्टिकोण कैसा है, उस काम को लेकर यदि हम सकारात्मक है तो हम कर ले जाएंगे, लेकिन यदि हम उसी काम को लेकर के नकारात्मक है तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा मनोवृत्ति का नियम कहलाता है। मनोवृत्ति का नियम कुछ तत्परता के नियम से मिलता जुलता है, क्योंकि मन की वृत्ति जैसी होती है हमारा अधिगम भी वैसा ही हो जाता है और हम उसी के अनुसार सीखने भी लगते हैं। उसके बाद जो चौथा नियम दिया गया है, तो चौथा नियम सादृश्यता का नियम दिया गया है। सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम क्या है? उद्दीपकों में समानता। उद्दीपकों में समानता यानी कि दो उद्दीपक में जितनी ज्यादा समानता होगी उतना ही सीखना आसान हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको एग्जाम देना है। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, अब आपको पता है कि मैथ का जो हम लोग पढ़ेंगे वो वही सारे एग्जाम में आनी है ना। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है लगभग सारे एग्जाम में आता है, टॉपिक कुछ इधर उधर हो सकते हैं लेकिन मैथ तो आता है ना। तो हम लोग क्या, वो उद्दीपक में समानता है, वो हमारे लिए कॉमन हो जाता है पढ़ना। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो समान होती हैं, उद्दीपक समान होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमें सीखने में आसान बना देते हैं। और उसके बाद जो अंतिम और पांचवा है वो क्या है? साहचर्यात्मकता का नियम। अब देखो साहचर्यात्मकता का नियम क्या कहलाता है? साहचर्यात्मकता का नियम कहलाता है तालमेल का नियम। तालमेल का नियम, तालमेल का नियम क्या होता है? तालमेल के नियम से मतलब है कि जब किसी विषय वस्तु के साथ हम जितना साहचर्य स्थापित कर लेते हैं, जितना तालमेल स्थापित कर लेते हैं, तो सीखना उतना ही आसान हो जाता है। आप कुछ सीखना चाहते हैं और आप क्या है, उस उद्दीपक से जुड़ जाइए। जुड़ने से क्या होता है, आप उससे जुड़ने लगते हैं, आप उसको सीखने लगते हैं। सीधी सी बात है, विषय वस्तु से आपका तालमेल जितना अच्छा होगा, आपका साहचर्य जितना अच्छा स्थापित होगा, आप उसको उतने ही आसानी से सीख जाएंगे। हमने अपनी क्लासों में देखा होगा कि जब भी कोई हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट, हर एक हमारे साथी का एक कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जिसको वो लोग बोलते हैं कि हमारा ये फेवरेट सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट से उन्हें लगाव है, वो जुड़े हुए हैं, है ना, तो वो उसको आसानी से सीख जाते हैं। उनकी इच्छा भी होती है उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की। तो जब भी कोई भी एक विषय वस्तु जो आपको मुश्किल लगे, आप उससे तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिए, उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। वो आपके लिए जितना कठिन था उतने उससे ज़्यादा आसान होने लगेगा। तो ये सारे सिद्धांत हैं। हम लोगों ने देखा कि थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए, प्रथम नियम मुख्य नियम और तथा दूसरा द्वितीय नियम या गौड़ नियम। प्रथम नियम के अंतर्गत अभ्यास, प्रभाव तथा तत्परता का नियम देखा, तथा द्वितीय नियम के अंतर्गत ये 5 नियम हम लोगों ने देखे। बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सादृश्यता का नियम अथवा और साहचर्यात्मकता का नियम। ये सारे नियम को समझने के बाद अगले लेक्चर में हम लोग बचा हुआ थॉर्नडाइक का प्रयोग देखेंगे और प्रयोग का वीडियो भी देखेंगे हम लोग एनिमेशन के द्वारा। आपको मजा आने वाला है अगले वीडियो में। आप अगला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो आपको इतने अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा कि आप उसको शायद जिंदगी में अपने कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो आनंद लेते रहिए इसका, क्योंकि थॉर्नडाइक और आने वाले सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।